जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए वन बाय वन। जी मैं हाँ, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर क्या है? ये ऑडिट लेटर्स में एक टर्म यूज हुई थी, प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। ये क्या है? देखिए, जब कभी क्लाइंट हमारे पास आता है कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कीजिए, तो रूल ये है कि हम फौरी तौर पे उस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, हम फौरी तौर पे हाँ नहीं कर देते, बल्कि हम कहते हैं कि पहले हम थोड़ा रिसर्च कर लें, वैल्यूएट कर लें कि क्या हमें इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए भी कि नहीं। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ऐसा है जिसकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, जो ऑडिटर के साथ लड़ता झगड़ता है, आसानी के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, ऑडिटर को फीस नहीं देता, इस तरह के क्लाइंट्स जो हैं इनको फिर हम अवॉइड करते हैं। इसलिए ऑडिटर फौरी तौर पे उस क्लाइंट को यस नहीं करेगा, बल्कि उससे पहले कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करके वैल्यूएट करेगा कि क्या मुझे इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। इन प्रोसीजर्स को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर। इन प्रोसीजर में जो सबसे अहम प्रोसीजर है जो ऑडिटर परफॉर्म करता है, जो बेसिकली जिसको प्रपोज किया गया है कि आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कीजिए, वो पिछला जो प्रीवियस ऑडिटर है, प्रीडिसेसर ऑडिटर, उसको लेटर लिखता है और उससे पूछता है कि बताइए इस क्लाइंट से रिलेटेड अगर कोई इंटेग्रिटी के इश्यूज हैं, अगर कोई डिसएग्रीमेंट होते हैं ऑडिटर और इस क्लाइंट के दरमियान में, ये क्लाइंट फॉर एग्जांपल कोई और ऐसा इशू है जिसकी वजह से हमारा एक्सेप्टेंस का डिसीजन इफेक्ट हो सकता है, तो वो हमें बता दीजिए। ये जो लेटर प्रपोज्ड ऑडिटर प्रीडिसेसर यानी प्रीवियस ऑडिटर को सेंड करता है, जिसमें क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, खास तौर पे क्लाइंट की इंटेग्रिटी के बारे में, ठीक है, इसे कहते हैं प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। ठीक है, इस लेटर का मकसद ये होता है ताकि हमें क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम डिसाइड कर सके कि हमें इसको एज ऑडिट क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक, तो इस लेटर को कहते हैं प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर। और ये लेटर मुझे बताइए, क्या ये हर साल भेजा जाता है? क्या ये इस साल अगर हमने भेजा तो क्या अगले सालों में भी ये काम आएगा? अगले सालों के लिए रेलिवेंट है? नहीं, अगले साल तो हम खुद ही होंगे फाजिल रिपोर्ट में। इसीलिए इसे हम जो हमारी फाइल करंट फाइल है उसमें डॉक्यूमेंट करते हैं। और की क्वेश्चन? क्युमुलेटिव एरर शेड्यूल, इसमें क्या चीजें लिखी जाती हैं? देखिए, जो क्युमुलेटिव एरर शेड्यूल है, इसमें जो ऑडिट के दौरान में मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करता है ऑडिटर, उन सबको वन बाय वन लिखता है। ये पूरा शेड्यूल यानी लिस्ट होती है। ठीक है, नहीं, वो पहले देखे ड्यूरिंग ऑडिट तो ऑडिटर नोट करता। अच्छा, पहली एक चीज ये ध्यान में रखिए, इसमें मिस स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं क्युमुलेटिव एरर शेड्यूल में, इसमें वीकनेसेस इंटरनल कंट्रोल नहीं लिखे जाते। ठीक है, इसमें मिस स्टेटमेंट लिखे जाते। ऑडिटर जैसे जैसे मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता जाता है, उनको नोट करता जाता है। फिर उसके बाद एंड पे रिपोर्ट साइन करने से पहले क्लाइंट को एक मौका देता है कि ये मिस स्टेटमेंट्स है, आप इन सबको करेक्ट कर लें। अगर तो क्लाइंट इन सारी मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर ले, इसका मतलब है अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के पास जाएंगी वो ठीक है, ऑडिटर उन पे फिर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट देगा। लेकिन अगर क्लाइंट इनको ठीक नहीं करता तो फिर इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है और मिसस्टेटेड है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा। एक मिनट, मटीरियलिटी लेवल के साथ देखिए, अगर क्लाइंट कहता है हमने इन मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं करना, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है। अब ऑडिटर देखेगा इन मिस स्टेटमेंट का टोटल करके कि क्या वो हमारे मटीरियलिटी लेवल से ज्यादा है या कम है। मटीरियलिटी लेवल तो समझाया ना आपको। अगर वो मटीरियलिटी लेवल से कम हो तो हम कहते हैं ये इमटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं। अगर मटीरियलिटी लेवल से ज्यादा हो हम कहते हैं ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं। अगर मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो जाए तो फिर हमारे लिए शेयर होल्डर्स को बताना लाजमी हो जाता है
फिर हम मॉडिफाइड रिपोर्ट देते हैं। लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियलिटी लेवल से कम ही रहती हैं, है तो सही लेकिन कम रहती हैं, छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो फिर हम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट ही देंगे। ठीक है, क्योंकि वो मिस स्टेटमेंट तो है लेकिन फिर भी अनमॉडिफाइड रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं, वो छोटी मोटी मिस स्टेटमेंट्स हैं, इमटेरियल, इग्नोरेबल। जी, क्या करंट ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर से वर्किंग पेपर मांग सकता है? इसका जवाब है यस, मांग सकता है। लेकिन क्या प्रीडिसेसर ऑडिटर के ऊपर लाजिम है कि वो करंट ऑडिटर को वर्किंग पेपर देगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसके वर्किंग पेपर का वो ओनर है। ठीक है, वो उसकी मर्जी है, उसकी डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो करंट ऑडिटर को वर्किंग पेपर दे, चाहे तो ना दे। नहीं, वो क्लाइंट से पूछ के देते हैं। अगर वो वर्किंग पेपर देना हो ना करंट ऑडिटर को, तो क्लाइंट से पूछ लेते हैं, परमिशन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो वर्किंग पेपर शेयर करते हैं। जी, लीड शेड्यूल क्या होता है? देखिए, लीड शेड्यूल हमारा एक किसी भी एरिया, अगर बताया था हर एरिया के लिए अलग फाइल बनती है, तो हमारा जो लीड शेड्यूल है, किसी भी एरिया में जो पहला सफा होता है वो लीड शेड्यूल ही होता है। ये क्या बता रहा होता है? इसमें दो चीजें होती हैं काम की लीड शेड्यूल में। पहली चीज ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर आ रही है उस एरिया की, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फाइनल फिगर आ रही है वो क्या है, और फिर उसके बाद आगे रेफरेंस लिखा होता है उन पेज नंबर का जहां पे फिक्स एसेट्स को वेरीफाई किया गया है। जैसे लिखा होगा पेज नंबर 200 से लेके फॉर एग्जांपल 300, या पेज नंबर 1 से लेके 100 तक। इससे फायदा क्या होता है? हमें पता चल जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा एरिया किस सफा नंबर से लेके किस सफा नंबर तक वेरीफाई हुआ है, उस पे प्रोसीजर जो परफॉर्म हुए हैं वो किन पेजेस पे ऊपर हुए हैं, ये रेफरेंस बन जाता है हमारा। इससे हमारे पार्टनर को आसानी होती है। पार्टनर के सामने फर्ज कीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं, अब वो सारे एरियाज को डिटेल में चेक नहीं करना चाहता, 4-5 एरिया को चेक करना चाहता है, तो वो लीड शेड्यूल की मदद से आसानी से अंदाजा लगा लेगा कि अगर फर्ज कीजिए मैंने फिक्स एसेट्स को चेक करना है, तो फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करने के लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं वो किस सफा नंबर से लेके किस सफा नंबर तक हुए हैं। तो लीड शेड्यूल बेसिकली एक तरह से ब्रिज का काम करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और हमने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उनके दरमियान। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि यू हैव रिसेंटली बीन प्रमोटेड टू ऑडिट मैनेजर इन द ऑडिट फर्म ऑफ टर्म्स एंड कंपनी। कह रहा है आपकी प्रमोशन हुई एज ऑडिट मैनेजर। एज पार्ट ऑफ योर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव बीन प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द ऑडिट ऑफ स्पेक्स फॉर यू कंपनी, ए लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड ऑडिट क्लाइंट ऑफ टर्म्स कंपनी। कहता है जी आपको इंचार्ज बना दिया गया एक ऑडिट क्लाइंट में, आप ऑडिट मैनेजर है, इंचार्ज बना दिया। Specs for your company sells spectacles. The company owns 42 stores where customers can have their eyes tested and choose from a range of frames. वो कहता है आप ग्लासेस वगैरह आप सेल करते हैं, कस्टमर आता है और सिलेक्शन कर लेता है जो भी उसने आइटम बाई करने हो। रिक्वायर्ड में कह रहा है लिस्ट द डॉक्यूमेंटेशन दैट शुड बी ऑफ असिस्टेंस टू यू इन फेमिलराइजिंग योरसेल्फ विद स्पेक्स फॉर यू कंपनी, डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन यू शुड एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम ईच डॉक्यूमेंट। कहता है आपके पास जो ऑडिट डॉक्यूमेंट्स हैं पिछले साल के, फॉर एग्जांपल बताइए उनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनसे आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस क्लाइंट की। तो देखें, एक तो पहली तो बात ये देखें कि ये हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, ये हमारा नया क्लाइंट नहीं है। अगर नया क्लाइंट होता तो ये सवाल पैदा ही नहीं होना था कि हम कौन सी डॉक्यूमेंट्स देखें, क्योंकि हमारे पास फर्म के अंदर उसकी डॉक्यूमेंट्स होती नहीं। तो कह रहा है फर्म के अंदर आप बताइए आप कौन सी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, इंफॉर्मेशन जो कि आपको असिस्ट करेगी इसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कराना। तो हम एक तो परमानेंट फाइल के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे हमें अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, खास तौर पे अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, खास तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की वगैरह पता चल जाती है। ठीक है, और फिर इसके अलावा जो परमानेंट फाइल की तो सारी एग्जांपल्स में रेलिवेंट होगी,
आपने बता देना है कि किस डॉक्यूमेंट को देखेंगे और उसमें इंफॉर्मेशन क्या हमें मिलती है, ठीक है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन डॉक्यूमेंट देखेंगे, इससे हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि क्लाइंट ने किन ऑर्गेनाइजेशन से, किन बैंक से लोन लिया हुआ, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन लिया, ठीक है। तो परमानेंट और करंट में से भी हम कुछ एग्जाम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं ये देखने के लिए कि क्लाइंट जो है इसका सिस्टम कैसा है, ट्रांजैक्शन इसकी कौन सी तरह की होती हैं, इनमें मिस स्टेटमेंट किस नेचर की आइडेंटिफाई होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम थोड़ा सा घुमा के वो हमसे करंट फाइल और परमानेंट फाइल की एग्जांपल पूछ रहा है कि जब आप नेक्स्ट ईयर में ऑडिट करने के लिए जाएंगे, क्या पिछले साल की डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काम की हो सकती हैं, क्या नेक्स्ट ईयर में जो टीम जाएगी उसके लिए प्रीवियस ईयर की डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसमें से कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्योंकि बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, हमने उन डॉक्यूमेंट्स के नाम लेने, खासतौर पे परमानेंट फाइल, क्योंकि ये तो 100% जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए रेलिवेंट होती है बाय डेफिनेशन। और फिर करंट फाइल में भी कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जो नेक्स्ट ईयर में हमारे से रिलेट कर सकते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? जी ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसके ऊपर गौर नहीं करना, ये मेरे ख्याल में तीसरी दफा बता रहा हूं। ये ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट हमारे सिलेबस में नहीं, हाँ कंसेप्ट याद करते हुए इसको याद कर लेना आपने, अगर आई क्या पूछे लिखना भी है, ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑडिटर हमारे सिलेबस में नहीं है। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस के बाद भी रिपोर्ट मॉडिफाइड जा सकती है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बाद भी क्या रिपोर्ट मॉडिफाइड? देखिए अगर तो हमें एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, एविडेंस ऑब्टेन ना होना एक अलग चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत होना एक अलग चीज है, दोनों में फर्क है। अगर मैं क्लाइंट का स्टॉक काउंट करने के लिए गया और क्लाइंट ने मुझे स्टॉक काउंट करने नहीं दिया, इसका मतलब है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर क्लाइंट का स्टॉक काउंट करने गया और क्लाइंट ने स्टॉक काउंट मुझे करने दिया और इस स्टॉक काउंट के दौरान में मुझे पता चला कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो ऑब्सोलीट है, क्लाइंट ने हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया हुआ है। अब ये सिचुएशन जरा गौर से समझिए, इस सिचुएशन में मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, एविडेंस मिल गया मुझे। इसमें मैं क्या कहूंगा कि मिस स्टेटमेंट है, एविडेंस क्या मिला कि मिस स्टेटमेंट है। तो इस सिचुएशन में हालांकि मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, लेकिन चूंकि वो एविडेंस मुझे अब ये बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है, मिस स्टेटेड है, मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट दूंगा। अगर हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ना कर सकें, इस पे भी मॉडिफाइड रिपोर्ट जाती है। अगर हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लें लेकिन पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है, इस पे भी मॉडिफाइड रिपोर्ट जाती है। हाँ अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लें और कोई मिस स्टेटमेंट भी सामने नहीं आई, फिर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जाएगी। क्लियर हो गया भाई? और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हम दो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं और आज हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 3 में। कल के लेक्चर में हमने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, इसके पर्पसेस क्या हैं, इसके बाद इसके कुछ प्रिंसिपल्स हमने पढ़े रिटेंशन, कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह के हवाले से। आज के लेक्चर में हमने जो दो कंसेप्ट स्टडी करने हैं, वो एक कंसेप्ट हमने ये पढ़ना है, सीखना है, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। यानी अगर हमने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या हमें स्टैंडर्ड कोई गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से इनको प्रिपेयर करना चाहिए। और दूसरा कंसेप्ट है चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, कि एक दफा अगर ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी जाए, इसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या कुछ चेंजेस की जा सकती हैं। ये दो कंसेप्ट हैं। तो पहले हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एक चीज ध्यान में रखिएगा, नॉर्मली फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सिंगल वर्ड के तौर पे यूज किया जाता है। मैं इसमें आपको फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट इन दोनों का अलग-अलग, तीनों का अलग-अलग मतलब बता देता हूं, लेकिन आपने इसे हमेशा सिंगल फ्रेज के तौर पे यूज करना है। फॉर्म का मतलब यह है कि जो आप वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, जिसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उसकी जाहिरी शक्ल और सूरत कैसी होगी।
जैसे आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे तो हमारे पास वो 3-4 तरह की कापियां होती थी। एक होती थी वो खुली लाइनों वाली जिसके ऊपर उर्दू का काम करते थे, एक होती थी डब्बों वाली जिसके ऊपर मैथ का काम करते थे, एक होती थी बिल्कुल प्लेन जिसके ऊपर ड्राइंग का काम किया करते थे, कोई डायग्राम वगैरह बनाया करते थे जी। हाँ जी, एक 4 लाइनों वाली इंग्लिश वाली कापी भी होती थी, बिल्कुल। उसी तरह जहन में रखिए प्रैक्टिस में भी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं एग्जैक्टली इसी तरह की। अगर हमने कोई ऐसा वर्किंग पेपर प्रिपेयर करना हो जिसमें हमने पैराग्राफ फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में काम करना है, जैसे हमने कंफर्मेशन लेटर जो है वो सेंड करना है, उसके लिए अलहदा से अलहदा टाइप ऑफ वर्किंग पेपर मौजूद है। अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ फेमिलियर है तो आपको अंदाजा होगा कि ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस पर्पज के लिए यूज होती है। अगर आपका ऑडिट प्रोसीजर ऐसा है कि जिसमें आपने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, तो आपको याद, अगर आपने एक्सेल पे काम किया तो आपको अंदाजा होगा कि कैलकुलेशंस के लिए हम एक्सेल को यूज करते हैं। और अगर आपका ऑडिट जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं वो ऐसा है कि इसमें आपने कुछ डायग्राम वगैरह ड्रॉ करनी है, जैसे हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करते हुए क्लाइंट का जो सिस्टम होता है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, सिंबल्स को यूज करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, उसके लिए भी अलहदा से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। वो पावर पॉइंट पे भी आप बना सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट विजियो पे भी, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो फॉर्म का मतलब है कि आपका जो वर्किंग पेपर बनेगा उसकी जाहिरी शक्ल सूरत कैसी होगी। कंटेंट का मतलब यह है कि उस वर्किंग पेपर के ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी। और एक्सटेंट का मतलब यह है कि वर्किंग पेपर्स की तादाद कितनी होगी, कम या ज्यादा। ठीक है, कंसेप्ट को समझते हुए फॉर्म, कंटेंट और एक्सटेंट की तादाद, मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कंसेप्ट को आगे समझते हुए आपने इसको सिंगल वर्ड के तौर पे लेना, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट, और जहन में एक्सटेंट को रखना है। एक्सटेंट का मतलब हमारे वर्किंग पेपर्स की तादाद कम होगी कि ज्यादा होगी। कंसेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं इजी, ताकि बेस डेवलप हो जाए। फर्ज कीजिए एक स्टूडेंट मेरे से आके पूछता है कि सर मुझे ये बताइए कि मैंने ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट करना है, मुझे बताइए ये पेपर किस तरीके से मैं अटेम्प्ट करूं, पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार क्या है। तो मैं कहूंगा ये पेपर अटेम्प्ट करने का तरीकाकार, गाइडेंस में तो मैं आपको बहुत सी चीजें बता सकता हूं, लेकिन अगर आप कहें सर मुझे सिर्फ एक रूल बताएं, एक प्रिंसिपल बताएं जिसको मैंने फॉलो करना, ठीक है, लंबी चौड़ी बातें मुझे ना बताएं, सिर्फ एक रूल, एक प्रिंसिपल बताएं, तो मैं कहूंगा आपने ऑडिट का पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है कि दूसरी तरफ जो एग्जामिनर बैठा होगा, जो बंदा आपका पेपर चेक करेगा, वो आपका पेपर देखे और उसे पता चल जाए कि आपने क्या लिखा है, उसे आपसे पूछने की जरूरत ना पड़े। पेपर ऐसा हो कि देखते ही वो बंदा समझ जाए कि आपने क्या लिखा हुआ है। ठीक। दूसरी चीज, आप कहें अच्छा सर ये तो एक रूल हो गया ना कि मैंने पेपर ऐसे लिखना है कि दूसरी तरफ जो बंदा बैठा होगा वो उसको पढ़ सके और समझ सके कि मैंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ डिटेल गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, कुछ फैक्टर्स बताइए कि मैंने इंडिविजुअली, तो आपने एक बड़ा रूल बता दिया ना, मुझे बताइए इंडिविजुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए मैंने किस चीजों का ध्यान रखना है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है। एक तो पूरे पेपर का जनरल रूल बता दिया, अब इंडिविजुअल क्वेश्चंस का रूल सुनिए। तो मैं उससे कहूंगा ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे। फॉर एग्जाम्पल वो जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, इस पर डिपेंड कर, ज्यादा मार्क्स का ज्यादा लिखेंगे, कम मार्क्स का कम लिखेंगे। ये डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के नेचर पे। अगर तो वो एनालिटिकल प्रोसीजर का क्वेश्चन है हम उसमें कैलकुलेशन यूज करेंगे, अगर वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स का क्वेश्चन है हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको यूज करेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में। अगर वो हमें कोई फ्लो चार्ट बनाने के लिए कह देता है तो फिर उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो ये डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे कि आपने इंडिविजुअल क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन के मार्क्स पे, क्वेश्चन की नेचर पे। फिर आपने कहा अच्छा सर ठीक है, ओवरऑल पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसका एक रूल बता दिया आपने। इंडिविजुअल क्वेश्चन जो है इनको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, कब कम लिखना चाहिए, कब ज्यादा लिखना चाहिए, आपने इसके भी रूल हमें बता दिए कि डिपेंड करेगा मार्क्स पे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन की नेचर पे। मुझे ये बताइए पेपर को अटेम्प्ट करते हुए हर सफे के ऊपर क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे जरूर लिखनी चाहिए, हर सफे को मैंने कैसे प्रेजेंट करना होगा। एक क्वेश्चन फर्ज कीजिए अगर 3 सफों पे जाता है
तो क्या कोई ऐसी चीज है कि मुझे ध्यान रखना चाहिए कि हर सफे में मौजूद हो? मैं कहूंगा बिल्कुल। आई कि आपकी जो न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी है इसके मुताबिक आपको एग्जाम के हर सफे के ऊपर क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है, ठीक है। चाहे अगर एक क्वेश्चन आपका 3 सफों पे जा रहा है तो तीनों के तीनों सफों के टॉप पे आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर जो अटेम्प्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह अगर हमसे कोई ट्रेनी स्टूडेंट आके पूछे कि सर इससे पहले तो मैंने सिर्फ नोट्स बनाता था क्लासरूम में, पहली दफा ऑडिट क्लाइंट पे जा रहा हूं और वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करने हैं, मुझे बताइए कि वर्किंग पेपर प्रिपेयर करते हुए मुझे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम उसे कहेंगे भाई आपके पास 3 ऑप्शन है, जो आप कहें हम समझाने को तैयार है। अगर आप कहें सर हमें एक रूल बता दे कि पूरे ऑडिट क्लाइंट में सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हुए मुझे जिसको ऑब्जर्व करना है, वो भी हमारे पास एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिविजुअल एरियाज पे पूरे ऑडिट का रूल तो लाता बता दे, इंडिविजुअल एरियाज पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए आपने किन चीजों को सामने रख के डिसाइड करना है कि इस एरिया में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कम या ज्यादा, उसके लिए अलग फैक्टर्स है हमारे पास। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिविजुअल वर्किंग पेपर के ऊपर कितनी तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए अलग इंफॉर्मेशन है। बताइए अब क्या इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं? स्टूडेंट ने कहा सर मुझे तो तीनों बता दीजिए बारी बारी। तो हमने कहा सबसे पहले एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल। एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल क्या है? एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल एग्जांपल सुनिए। आपके आर्टिकल्स आपको पता है कितने पीरियड के हैं? 3.5 साल के, 3.5। और आपको यह पता है कि डॉक्यूमेंट्स का रिटेंशन पीरियड कितना है? हाँ, यानी डॉक्यूमेंट्स का रिटेंशन पीरियड ज्यादा है। सोच के बताइए कि ऐसा पॉसिबल है कि आपने एक क्लाइंट पे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू हो जाए, आपके आर्टिकल्स खत्म हो जाए और आप किसी और क्लाइंट पे चले जाएं, फिर उसके बाद उस क्लाइंट का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शुरू हो, आईकैप की टीम आके क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करे। तो मुझे बताइए अगर एंगेजमेंट पार्टनर आपको फोन करे कि भाई वो जो ऑडिट प्रोसीजर तुम परफॉर्म करके गए थे, ऑडिट करके गए थे, उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शुरू हो गया है, जरा वापस आओ और टीम को समझाओ कि तुमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है, कैसे किया है, क्या आप कभी वापस आएंगे? कभी भी नहीं। आप कहेंगे सर पहले एक एक दिन गिन के गुजारा था, अब तो आर्टिकल्स खत्म हो गए, अब तो मैं कभी भी वापस नहीं आने वाला। प्रोबेबली नहीं है कि जाहिर है जिस जॉब से हमें सैलरी मिलनी है उसको छोड़ के फ्री का काम करने कौन आएगा। तो इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इस इशू का जवाब ये बताया कि आप वर्किंग पेपर ही ऐसे बनाएं कि आपको बाद में बुलाने की जरूरत ही ना पड़े, आपके वर्किंग पेपर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्किंग पेपर ऐसे वर्किंग पेपर को कहते हैं कि जैसे ही आप देखें, आपको देख के ही अंदाजा हो जाए कि इस बंदे ने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, क्या एविडेंस ऑब्टेन किया है, किस कंक्लूजन पे पहुंचा है। बड़े बड़े मसले मसाइल के ऑडिट के दौरान में आए थे, आपसे पूछने की जरूरत ही ना पड़े, आपके वर्किंग पेपर ऐसे होने चाहिए। यह है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल क्या है? एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल यह कहता है कि आपके वर्किंग पेपर्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप उन वर्किंग पेपर्स को बनाएं तो एक एक्सपीरियंस ऑडिटर आपके वर्किंग पेपर को देखे और वर्किंग पेपर देखने के बाद उसको समझ आ जाए। क्या समझ आ जाए? आपने प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, आपने एविडेंस क्या ऑब्टेन किया है, किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, और सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या अराइज हुए हैं ड्यूरिंग ऑडिट। एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी एक्सपीरियंस ऑडिटर आए, आपके वर्किंग पेपर्स को देखे और वो उसको समझ आ जाए। क्या समझ आ जाए उसे? प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, एविडेंस क्या ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, और सिग्निफिकेंट मैटर्स जो बड़े बड़े मसले मसाइल आए थे ऑडिट के दौरान में वो क्या थे। यहां तक बात समझ आती? अच्छा, अब ये टर्म एक्सपीरियंस ऑडिटर जो है इसको समझना जरूरी है। एक्सपीरियंस ऑडिटर किसको कहते हैं? एक्सपीरियंस ऑडिटर याद रखें ऐसा बंदा है जिसका, जो हमारे ऑडिट प्रोफेशन का तो है लेकिन हमारे करंट ऑडिट से, ऑनगोइंग ऑडिट से उसका ताल्लुक कोई नहीं है। ये असल में आईकैप का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है। वो रेफर आईकैप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को करा ले, उसका नाम यूज नहीं कर रहा।
उसको क्या कह रहे हैं, एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल, ऐसा बंदा जो हमारे ऑडिट प्रोफेशन का ही है लेकिन हमारी करंट ऑडिट एंगेजमेंट टीम का हिस्सा नहीं था, उसका करंट ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड उसने ऐसा ऑडिटर बनाया, ऐसा प्रोफेशनल बनाया, इसलिए कि अगर हम स्टैंडर्ड बनाते कि कोई ऐसा बंदा जो हमारी टीम का हिस्सा है उसको हमारे वर्किंग पेपर पढ़ के पता चल जाए कि हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, तो अगर याद रखिए अगर हमने आधी चीजें भी डॉक्यूमेंट की हुई हैं तो हमारी टीम का जो हिस्सा था बंदा उसको वो सारी चीजें समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑडिट के दौरान में बहुत सी चीजों का तो उसे पहले से पता होगा। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मैं आपसे कहूं आपने नोट्स बनाने हैं तो स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए कि कोई स्टूडेंट जो हमारी क्लास में मौजूद नहीं है वो आपके नोट्स पढ़े और उससे सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं। स्टैंडर्ड उस स्टूडेंट को नहीं बनाना जो हमारी क्लास में मौजूद है, क्योंकि अगर वो हमारी क्लास में मौजूद है फिर तो अगर आपने आधे नोट्स भी बनाए हुए हैं उसे पढ़ के सारी समझ आ जाएगी, क्योंकि क्लास में मौजूद था, आधे से ज्यादा चीजें तो उसे पहले से पता होंगी। तो एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल क्या है कि एक्सपीरियंस ऑडिटर यानी ऐसा बंदा जो कि हमारे ऑडिट प्रोफेशन का ही है लेकिन हमारी टीम एंगेजमेंट टीम से उसका ताल्लुक नहीं, बाहर का बंदा है, एंगेजमेंट टीम से बाहर का, हैविंग नो कनेक्शन विद द ऑनगोइंग ऑडिट। वो हमारे वर्किंग पेपर देखे और उसे किसी से भी पूछना ना पड़े बल्कि वर्किंग पेपर देख के ही पता चल जाए क्या प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, एविडेंस क्या ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे और सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या राइज हुआ। एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल समझ आता है क्या था? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद फैक्टर्स, ये तो हमने एक रूल बता दिया कि ऑडिट में हर एरिया पे पूरे ऑडिट में आपने इस रूल को सामने रख के वर्किंग पेपर प्रिपेयर करना है। फिर आप मेरे से पूछने लगे सर ये पूरे ऑडिट की तो समझ आ गई, क्या रूल अप्लाई करना है, अब बताइए इंडिविजुअल एरियाज पे, सेल्स पे हम प्रोसीजर परफॉर्म करें, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है, इन्वेंट्री की डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है, बताइए हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेंट्री की डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह के वर्किंग पेपर बनाने हैं, कम वर्किंग पेपर बनाने हैं कि ज्यादा बनाने हैं? तो मैं कहूंगा ये डिपेंड करता है, अब आप डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए हमारा आंसर भी डिटेल में है। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, इन फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करेंगे कि हमारी फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए। यह है फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? वो फैक्टर है रिस्क। रिस्क ज्यादा तो बताइए डॉक्यूमेंटेशन पे फर्क पड़ेगा, तो ज्यादा हो जाएगी। वो है साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, क्लाइंट बड़ा है अगर कम्प्लेक्स है डॉक्यूमेंटेशन पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज्ड, कौन सी मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज की हैं? जैसे अगर आप रिस्क एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ वर्किंग पेपर्स बनाएंगे, अगर आप कंफर्मेशन लेटर सेंड कर रहे हैं तो कुछ वर्किंग पेपर बनाएंगे। क्या दोनों वर्किंग पेपर जो हैं एक जैसे होंगे? दोनों में फर्क होगा, क्योंकि दोनों में आप डिफरेंट टूल डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं। अगर आप टूल कैलकुलेशन नेचर के यूज कर रहे हैं उसके लिए वर्किंग पेपर डिफरेंट है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे, कोई लेटर ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए वर्किंग पेपर्स डिफरेंट यूज होते हैं। तो फैक्टर्स इफेक्टिव फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से फैक्टर्स हैं रेलिवेंट? रिस्क, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, मेथोडोलॉजी एंड टूल और नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेप्शंस आइडेंटिफाइड। ये 3 पॉइंट हमारे पास आ गए। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। कंसेप्ट सिंपल है भाई, प्रोसीजर एविडेंस जितना ज्यादा आपके लिए अहम है आप उसे उतना ज्यादा डिटेल में डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक। हाँ, ये एक्सेप्शन जो है ये समझने वाली बात है। पहले तो मुझे बताइए कि एक्सेप्शन क्या होती है, क्या मैंने इससे पहले आपको कभी एक्सप्लेन किया है? एक्सेप्शन, इनकंसिस्टेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन, डिसएग्रीमेंट, ये 3-4 लफ्ज मैंने आपको बताया था, इन सबका एक ही मतलब है, ठीक है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की एग्जांपल में पढ़ा था कि जब एक सोर्स से एविडेंस मिला और दूसरे सोर्स से एविडेंस मिला, दोनों में कोई फर्क है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी, इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, इसको कहते हैं एक्सेप्शन, इसको कहते हैं डिसएग्रीमेंट।
तो अगर कभी कोई एक्सेप्शन सामने आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है, बताइए उसको डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है कि नहीं? एग्जाम्पल भूल गई हमें, फिर से याद करवाता हूं। हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, बैलेंस 10 लाख था हमारे क्लाइंट के मुताबिक। उधर से कंफर्मिंग पार्टी ने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा जी हमने 10 लाख नहीं, हमने तो 8 लाख रुपया देना है। अब ये जो 2 लाख है ये क्या चीज है? एक्सेप्शन। अगर तो ये आपके लिए मटेरियल है, सिग्निफिकेंट है, तो बताइए आपको इसे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि नहीं? आप अपने वर्किंग पेपर में इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये एक्सेप्शन किस वजह से है। क्या ये हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में गलती है, क्या ये कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में गलती है, या ये कोई कैश इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट की वजह से है? ये डॉक्यूमेंट करना चाहिए। लेकिन फर्ज कीजिए एक्सेप्शन तो है लेकिन ये इमटेरियल है, आपका मटेरियलिटी लेवल 50 लाख है। अब बताइए, अब ये इनसिग्निफिकेंट हो गई, क्या अब इसको फर्दर डिटेल में डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है? नहीं है। तो इसलिए कह रहा है कि आपके जो फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होंगे किन चीजों पे डिपेंड करेंगे? ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। कुछ बात समझ आती है? एक्सपीरियंस राइटर प्रिंसिपल समझा हमने, फिर उसके बाद थोड़ा आगे डिटेल में गए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, फिर थोड़ा और डिटेल में आगे गए। सर ये बताइए कि हर सफ़े के ऊपर क्या मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मुझे हर सफ़े पे लिखनी है? जैसे आई कि आपकी न्यू एग्जामिनेशन पॉलिसी ये कहती है कि आपने हर सफ़े के ऊपर अपना क्वेश्चन नंबर लिखना है। तो क्या प्रैक्टिस में भी ऑडिट फॉर्म भी हमें कुछ कहती है कि हमने हर ऑडिट वर्किंग पेपर के ऊपर कुछ लिखना है? कहते हैं बिल्कुल कहते हैं। क्या हमने लिखना है हर ऑडिट वर्किंग पेपर के ऊपर? कहते हैं आपके हर ऑडिट वर्किंग पेपर के ऊपर ये वाली इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। कौन सी? नेम ऑफ क्लाइंट। ऑडिट फॉर्म का नाम तो प्रिंट होता ही है, वो तो प्री प्रिंटेड होता है। इसके अलावा नेम ऑफ क्लाइंट का मतलब क्या? किसका ऑडिट कर रहे हैं? जैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ ऑडिट, किस पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं? किस पीरियड का ऑडिट कर? फॉर एग्जांपल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, ये पीरियड एंड आ गया। फिर उसके बाद पेज नंबर, हर वर्किंग पेपर का कुछ ना कुछ पेज नंबर जरूर होता है, हर वर्किंग पेपर के ऊपर पेज नंबर लिखा जाता है, तो हमने लिखना है पेज नंबर इसका हर वर्किंग पेपर के ऊपर, ताकि दरमियान में अगर कोई वर्किंग पेपर गुम होता है, नीचे गिरता है, तो हमें पता चल जाए मिसिंग है एक। फिर इसके बाद किसने ये वर्किंग पेपर प्रिपेयर किया, कब किया, डेट लिखनी है। किसने ये वर्किंग पेपर रिव्यू किया और कब किया। देखें, क्या हर ऑडिट वर्किंग पेपर के ऊपर उस बंदे का नाम लिखा जाता है जिसने वर्किंग पेपर प्रिपेयर किया? कल एग्जांपल दी थी आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए। और क्या हर बंदे का काम एक सीनियर बंदे ने रिव्यू करना होता है? भाई टीम के अंदर, ऑडिट टीम के अंदर क्यों रिव्यू किया जाता है? जूनियर का काम सीनियर क्यों रिव्यू करता है? ताकि देख ले कि जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं ऑडिट प्लान के मुताबिक ही किए हैं, ISS के मुताबिक ही किए हैं, अपनी मर्जी से तो नहीं कर दिए। इसीलिए हर बंदे का काम याद रखे, विद इन द फर्म सीनियर बंदा रिव्यू करता है। तो किसने वर्किंग पेपर प्रिपेयर किया, कब किया, किसने उसे रिव्यू किया, कब किया। एरिया कौन सा है? एरिया से क्या मुराद होती है हमारी? सेल्स का एरिया, डेटर्स का है, क्रेडिटर्स का है, फिक्स एसेट्स का है, कौन सा एरिया, ये लिखते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल्स यूज्ड, जो सिंबल, कुछ सिंबल या टिक भी इन्हें कहते हैं, टिक, जो हमने टिक या सिंबल यूज किए हैं उनको एक्सप्लेन करना। अब ये टिक या सिंबल क्या होते हैं ये देखते हैं। आप ये जो चैप्टर 3 है इसके पहले पेज पे आइए, जिसमें वो सारे कंसेप्ट्स लिखे होते हैं जो हमने पढ़ने हैं। ये पहले पेज पे आ गए। देखें, इसमें उसने बताया हुआ है कि वो सारे कंसेप्ट्स जो इस चैप्टर में हम सीखने जा रहे हैं, ये पेज बता रहे हैं इस चैप्टर में हमने 10 कंसेप्ट सीखने। इसके बाद आगे वो हमें बता रहा है ICAP स्टडी टेक्स्ट रेफरेंस, एक कॉलम नजर आ रहा है आपको? ये जो स्टडी टेक्स्ट रेफरेंस का कॉलम है ये क्या बता रहा है
कि ये वाला कंसेप्ट जो हमारे इस नोट्स में है, अगर हम आईकैप की बुक से पढ़ना चाहें तो आईकैप की बुक में यही कंसेप्ट किस जगह पे डिस्कस हुआ है? रेफरेंस आपको पता है हमेशा 3 डिजिट होते हैं। पहला डिजिट क्या शो करवाता है? चैप्टर नंबर, दूसरा डिजिट सेक्शन नंबर, तीसरा डिजिट पैराग्राफ नंबर। ठीक है, तो इससे आप उस रेलिवेंट प्लेस पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, इसके बाद उसने आईकैप क्वेश्चन बैंक रेफरेंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन बैंक रेफरेंस ये किस लिए? इसलिए कि हमारे सिलेबस में सिर्फ स्टडी टेक्स्ट नहीं है, हमने क्वेश्चन बैंक का भी एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन बैंक देखें, जैसे 109B 148I, ये इसका मतलब क्या है कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, इससे रिलेटेड अगर हम कोई क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें कौन सा वाला क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन बैंक में? इस कंसेप्ट से रिलेटेड 109B और 148I। इसके बाद इसी तरह हर कंसेप्ट के आगे उसने बताए हुए हैं जहां जहां पे आईकैप के क्वेश्चन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके साथ स्टेरिक मार्क हुआ है, नजर आ रहा है आपको? ये जो स्टेरिक मार्क हुआ है इसको हम कहते हैं सिंबल या टिक ऑडिट की लैंग्वेज में। ठीक है, ये आपके लिए स्टेरिक मार्क किया गया ना, वरना प्रैक्टिकली इसके अलावा और बहुत से सिंबल यूज होते हैं। उसने अभी ये स्टेरिक मार्क यूज किया है, इसके अलावा सर्कल भी यूज हो सकता है, इसके अलावा ट्रायंगल भी यूज हो सकता है, टिक भी यूज हो सकते हैं, इसके अलावा हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। बहुत से सिंबल है, और भी बहुत से सिंबल यूज होते हैं। ये सिंबल या टिक यूज करते हैं। जिस तरह इस पेज पे यूज किया गया उसी तरह प्रैक्टिकली भी हम यूज करते हैं। अच्छा देखिए, अगर सिर्फ टिक होता तो आपको समझ आ जाती कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि इसे अलग से आइडेंटिफाई किया गया इस क्वेश्चन नंबर को। अगर सिर्फ टिक हो, इस टिक को नीचे एक्सप्लेन करना जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए नीचे एक्सप्लेन किया गया। नीचे जैसे ही हमने देखा हमें पता चल गया कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो रटे वाले क्वेश्चन है, कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन। इसी तरह प्रैक्टिस में भी हम इन टिक्स या सिंबल्स को यूज कर। अच्छा, एक तरीका था कि मैं टिक या सिंबल को अवॉइड कर सकता था। क्या? कि मैं ये केस स्टडी क्वेश्चन जो है ना, ये जो वर्ड लिखे हुआ है ये उठा के क्वेश्चन के साथ ही ब्रैकेट में लिख देता। बताइए क्या वो तरीका बेहतर था कि ये टिक यूज करना बेहतर है? टिक यूज, क्योंकि अगर मैं इसके साथ ही केस स्टडी क्वेश्चन, मेरी फॉर्मेटिंग सारी डिस्टर्ब हो जाती। ये कॉलम इतना बड़ा हो जाता, डबल हो जाता, बाकी कॉलम छोटे पड़ जाते। इसीलिए ऑडिट में भी हम प्रेजेंटेशन को अपने बेहतर करने के लिए वर्किंग पेपर या डॉक्यूमेंट्स पे फ्रीक्वेंटली टिक को यूज करते हैं, लेकिन लाजमी होता है उस टिक को हमने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन नहीं किया तो इसका मतलब है आपने गलत किया। ठीक है, तो हमें ये बता रहे हैं आईकैप में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अब हमें नहीं पता कौन सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। हो सकता है उसने कोई एक आधा वर्किंग पेपर हमें दिया हो और हमसे पूछा हो बताओ जरा इस वर्किंग पेपर में कौन कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, जो आपने पढ़ा कि हर वर्किंग पेपर के ऊपर होना चाहिए। तो हमें अंदाजा लगाना हो कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। या शायद हो सकता है कि कोई और की टाइप ऑफ केस स्टडी हो, वो तो हम जब करेंगे उसको फिर अंदाजा होगा। तो ये टिक समझ आ गए, टिक या सिंबल्स क्या होते हैं? आगे चलते हैं। आप आइटम सेलेक्टेड एंड बेसिस ऑफ सिलेक्शन। आपने, हम सैंपल बेस पे काम करते हैं। सेल्स में 500 ट्रांजैक्शन है, क्या 500 की 500 को वेरीफाई करेंगे? नहीं, सैंपल बेस पे कुछ करें। अच्छा, जिन 50 आइटम्स को हमने सेलेक्ट किया, क्या वर्किंग पेपर्स पे इतना लिख देना चाहिए वी हैव सेलेक्टेड 50 आइटम्स आउट ऑफ 500 आइटम्स? क्या उन 50 आइटम्स की लिस्ट भी देनी चाहिए? ये एंट्री नंबर है, लिस्ट भी देनी चाहिए। यही कह रहा है जो आइटम सेलेक्ट की हैं वो बताओ और बेसिस ऑफ सिलेक्शन भी बताओ। बेसिस ऑफ सिलेक्शन ये क्या, हम रात सिलेक्शन किस तरीके से की? क्या आंखें बंद करके सारी एक ही जो इकट्ठी 50 आइटम्स थी वो सेलेक्ट कर ली, या रैंडमली सेलेक्ट की? कौन सी बेहतर है? रैंडमली सिलेक्शन। तो हमने जो भी बेसिस ऑफ सिलेक्शन है वो लिखने, और फिर उन आइटम्स को जो सिलेक्ट किया उन पे प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए हैं और किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो भी लिखना है। प्रैक्टिकली ये वाली जो दो चीजें हैं ना, ये हमारी ज्यादा डिटेल्ड में होती हैं। बाकी की चीजें एक एक दो दो लाइनों में पूरी हो जाती हैं। लेकिन ये जो है ना आइटम सिलेक्शन, बेसिस ऑफ सिलेक्शन लिखना, फिर उसका प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए, कंक्लूजन क्या, इसमें ज्यादा टाइम लगता। बहरहाल ये सारी चीजें हमने डॉक्यूमेंट करनी है, फर्म की स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गई बात? तो मुझे बताइए, ऑडिट वर्किंग पेपर के फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट के हवाले से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें 3 कंसेप्ट बता रहे हैं। एक एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल, ये तो ओवरऑल जनरल बता रहे हैं ना पूरे के पूरे ऑडिट के लिए।
और दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडियो डॉक्यूमेंटेशन। ये मैं बता रहा है कि इंडिविजुअल एरियाज पे जब आप डिसाइड करेंगे कहाँ पे काम कम ज्यादा करना है, इस तरह के डिसीजन, आपके शक्लो सूरत कैसी होनी चाहिए वर्किंग पेपर्स की, उसमें किन चीजों का ध्यान रखना है। और ये बता रहा है कि हर सफ़े के ऊपर एरिया के अंदर भी मजीद डिटेल कंसेप्ट हो गया, एरिया के अंदर भी हर सफ़े के ऊपर आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करना है। जी ये था हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 9। अब रीडिंग कर लीजिए, आपके पास 4 मिनट हैं। जी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी भाई। एरिया का मतलब ये होता है कि हमने बताना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस एलिमेंट को हम ऑडिट कर रहे हैं, सेल्स है या परचेजेस हैं या डेटर्स है, क्योंकि हर एक की लहदा फाइल बनती है, हर एक के लहदा वर्किंग पेपर्स होते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, फर्ज कीजिए किसी सुबह आप ऑफिस में आए और आपने देखा कि जमीन पे एक वर्किंग पेपर गिरा हुआ है, क्या आप उस वर्किंग पेपर को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचा सकते हैं? कैसे? आपकी फर्म के तो बहुत से क्लाइंट्स हैं और हर क्लाइंट आप पिछले फॉर एग्जांपल 3-4 सालों से कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे इस वर्किंग पेपर को फाइल करना है? हाँ, सबसे पहले देखेंगे क्लाइंट का नाम, किस क्लाइंट का वर्किंग पेपर है, फिर उस क्लाइंट के जहां पे डॉक्यूमेंट्स रखे वहां जाएंगे तो पता चलेगा वो तो पिछले 4-5 सालों के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। कैसे पता चलेगा किस साल से रिलेट करता है? पीरियड एंड से पता चलेगा।
फिर उसका पीरियड एंड में देखेंगे, वहां पे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 25 एरियाज है, हर एरिया की अलग फाइल पड़ी होगी। फिर कैसे, फिर उसके बाद उसमें पेज नंबर भी देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको वैल्यूएट कर लेते हैं। पर्पस भी यही है कि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन सा वर्किंग पेपर एग्जैक्टली किस जगह से रिलेट कर रहा है, इन सारे कॉन्टेक्स्ट के पर्पस। जी, और कोई क्वेश्चन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेविएशन किस किस्म के, खुदा का खौफ करें यार, मैंने ये कहीं पर वर्ड यूज हुआ, वो कह रहा है कि जब हम डेविएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होती है। असल में वो ये कह रहा है कि ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए हो सकता है कि आपको कहीं पे मिस स्टेटमेंट मिले और कहीं पे डेविएशन मिले, तो हमने देखना है कि उसका क्या इफेक्ट होगा। लेकिन ये कंसेप्ट फिर आपको बता दूं, पहले भी बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी किस्म की गड़बड़ हो हम उससे कहते हैं मिस स्टेटमेंट, और अगर इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ हो तो इसे कहते हैं डेविएशन। ठीक है, ऑडिट के दौरान में हमें दोनों चीजें मिल सकती हैं, डेविएशन या वीकनेस कह लें या डेफिशिएंसी कह लें। लेकिन जब कभी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करनी है तो हमेशा मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहना है, डेविएशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कहना, टेक्निकली गलत है। उसी तरह हमने डेविएशन इन इंटरनल कंट्रोल कहना है, मिस स्टेटमेंट इन इंटरनल कंट्रोल नहीं कहना, वो गलत हो जाएगा। जी सर, सिंगल हेड में जो मिस्टेटमेंट होगी, अगर हमारा मटेरियल लेवल है तो हमने बाकी के हेड की तो चेक करते हैं। जी बिल्कुल, हम जो कम्युनिटी वायरस शेड्यूल बनाते हैं उसमें सारे एरियाज की मिस स्टेटमेंट आ रही होती हैं, और हमने एंड पे उन सब का टोटल करके मटेरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर करते हैं कि वो मटेरियल है कि नहीं। जी, वो उसको कंपेयर कर लेंगे मटेरियलिटी लेवल के साथ। ठीक है, उसको मटेरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर कर लेंगे। जी, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो इस चैप्टर में आईकैप का फेवरेट कंसेप्ट है। चैप्टर 3 में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आईकैप ने टेस्ट किए हैं वो एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में से चेक किए, सेट किए क्वेश्चन, और दूसरा उसने चेंजेस इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, इसमें से क्वेश्चन टेस्ट किए। और रिसेंटली उसका फोकस जो है वो चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट पे है। बहरहाल अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ यही दो चीजें, दो कंसेप्ट आपने करने हैं, पूरे चैप्टर में से आईकैप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कंसेप्ट चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। यानी कंसेप्ट क्या सिखा रहा है हमें, अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी, क्या उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कंसेप्ट ये है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मुझे ये बताइए, आप लोग ये जो नोट्स प्रिपेयर करते हैं, फर्ज कीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग है, नोट्स कब प्रिपेयर करते हैं? थ्रू आउट द सेशन प्रिपेयर करते रहते हैं, आखिरी दिन तक प्रिपेयर करते रहते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए आप पेपर देने गए, पेपर दे के वापस आए, क्या अब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे? नहीं करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपने अकाउंटिंग का पेपर दिया है, उसमें IAS 12 का क्वेश्चन जो है आया तो नहीं, लेकिन वो उसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं की हुई थी, तो आप कहेंगे हाँ सर, इसका मतलब है कि मैं भी IAS 12 की प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं। कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। याद रखें, जब आपने पेपर दे दिया, उस पेपर के बाद आपको नया कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर, वो जिस पर्पस के लिए हम प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, जिस पर्पस के लिए प्रैक्टिस करते थे, जिस पर्पस के लिए नोट्स बनाते थे, वो पर्पस तो पूरा हो गया। अब नॉर्मली हम छोटी मोटे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमारे जितने भी रजिस्टर थे उनके ऊपर रजिस्टर नंबर 1, रजिस्टर नंबर 2, रजिस्टर नंबर 3 लिख सकते हैं, उनको हम तरतीब लगा सकते हैं और फिर उसके बाद साइड पे रख सकते हैं कम से कम 2 महीनों के लिए। 2 महीनों के बाद देखेंगे कि अब हमने इन्हें यूज करना है या हमने किसी और को देना है। अगर तो हालात नॉर्मल रहे तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन सामने आ गई, एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या हो सकती है? चले नहीं, मैं ठीक है कि खुदा न खास्ता किसी और हमारे दोस्त ने पेपर दिया था, उसके लिए एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या होगी कि वो फेल हो जाए। अगर वो फेल हो जाए, एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए, फिर हो सकता है कि उसे उन्हीं नोट्स को दोबारा यूज करने की, उनमें नए क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने की, नए नोट्स बनाने की जरूरत पेश आए, वरना नॉर्मली जरूरत पेश
नहीं आती। यानी जिस तरह हम सारा सेशन में नोट्स बनाते हैं लेकिन एग्जाम का पेपर जब दे के आते हैं उसके बाद नए नोट्स नहीं बनाते अनलेस के कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन सामने आ जाए। एग्जैक्टली उसी तरह कंसेप्ट ये है, ऑडिटर जो है थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता रहा है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करता रहा है। क्या जब ऑडिट रिपोर्ट साइन कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद उसे क्या कोई नए प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, कोई नया डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने चाहिए? इसका जवाब है कि नॉर्मली ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का चेंज नहीं करता। चेंज का मतलब ना नए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेगा, ना एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करता है, ना उनमें किसी किस्म का रद्दोबदल करता है। और यहीं से ICAP का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वो कहता है नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज नहीं किया जाता, इसकी एक्सेप्शंस बताइए। यानी वो कौन सी सिचुएशन है जिनमें ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 सिचुएशन ऐसी हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर सकते हैं। 2 सिचुएशन ऐसी है। एक सिचुएशन ऐसी है हमारी वाली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन है हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में चेंजेस कर सकते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? कंसेप्ट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में चेंज किया जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल किया जा सकता है। 2 सिचुएशन में, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज किया जा सकता है या एक्सेप्शनल नेचर का। अब एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज, ये किस तरह का चेंज होता है? देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के चेंज में और एक्सेप्शनल सिचुएशन के चेंज में फर्क क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज ऐसा चेंज है जिसमें नो न्यू प्रोसीजर नो न्यू कंक्लूजन, ना तो कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है ना ही नया कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। और एक्सेप्शनल जो होती है इसमें न्यू प्रोसीजर भी परफॉर्म किए जाते हैं, न्यू कंक्लूजन भी ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अब देखें एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की एग्जांपल क्या है। जिस तरह हम जब पेपर दे के आए थे हमने नए क्वेश्चन करना शुरू नहीं कर दिए थे, लेकिन हमने थोड़ा बहुत अपने नोट्स को चेंज किया था। क्या? उनकी नंबरिंग लगा दी, तरतीब लगा दी, उन्हें साइड पे कर दिया। उसी तरह जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है, याद रखिए जो आखिरी 8-10 दिन होते हैं इनमें ऑडिटर्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वो चीजों को उतनी एहतियात से, उतने अच्छे तरीके से, उतनी तरतीब से नहीं रख पाते जिस तरतीब से वो स्टार्ट में रख रहे थे या जिस तरीके से उन्हें रखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है। उन्होंने कहा हम आपको 60 दिन देते हैं। कितने दिन? वैसे तो फर्म के अपने पॉलिसी एंड प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड कहता है नॉर्मली 60 दिन काफी है, मुनासिब टाइम है। 60 दिन देते हैं किस मकसद के लिए? कि आपके जितने भी वर्किंग पेपर्स हैं ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद, उन वर्किंग पेपर्स को, उन डॉक्यूमेंट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज किस किस्म की चेंज होती है, जरा गौर कीजिएगा। वो कहता है पहला, डिलीटिंग सुपरसीडेड पेजेस, ऐसे पेजेस जो कि कैंसल्ड पेजेस हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, डुप्लीकेट पेजेस हैं, उनको डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने क्लाइंट से पूछा सर आपके एम्प्लॉयज कितने, उसने कहा सर 225, ये लिस्ट है एम्प्लॉयज की। 2 दिन के बाद भागा भागा फिर आ गया, कहने लगा सर थोड़ी सी गलती हो गई थी, कुछ एम्प्लॉयज रह गए थे, असल में 230 एम्प्लॉयज हैं, ये नई लिस्ट लीजिए। अब बताइए मुझे पुरानी ऑब्सोलीट सुपरसीडेड लिस्ट जो है ये रखनी चाहिए, नई वाली लिस्ट रखनी चाहिए कि दोनों? नई वाली दोनों रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। फर्ज कीजिए मैंने पुरानी वाली लिस्ट जो है वो डिलीट करनी थी, फाड़ के फेंकनी थी, लेकिन वो भूल गया। ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद याद आया ओ यार डुप्लीकेट पेज है, सुपरसीडेड पेज है, क्या करें इसका? क्या अब इसको डिलीट कर सकते हैं? कहता है बिल्कुल कर सकते हैं। इस तरह के पेजेस की इजाजत दी डिलीट करने की उसने, लेकिन जहन में रखिएगा पेज कौन सा डिलीट कर रहे हैं? सुपरसीडेड पेज डिलीट कर रहे हैं। ऐसा पेज डिलीट नहीं कर रहे जिसकी बेस पे हमने ओपिनियन दिया हुआ है। ये 230 वाला पेज ना डिलीट कर दीजिएगा। 230 उसके लिए तो रिक्वायरमेंट है कि 5 साल तक हमने रिटेन करना है। तो क्या हम ऑडिट रिपोर्ट के बाद वह किसी वर्किंग पेपर को डिलीट कर सकते हैं? इसका जवाब है डिपेंड करता है। अगर वो सुपरसीडेड पेज है तो डिलीट कर सकते हैं,
अगर कोई ऐसा पेज है जिसकी बेस पे हमने ओपिनियन दिया है जो हमारे एविडेंस का हिस्सा बन रहा है, वो पेज डिलीट नहीं कर सकते। पहली एग्जांपल समझ आ गई? एग्जांपल समझ आई तो सोच के मुझे बताइए, क्या इस वाले एग्जांपल में कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है? नहीं हो रहा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज। आगे चलते हैं, सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग। सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग किसको कहते हैं? देखिए, क्रॉस रेफरेंसिंग कहते हैं पेज नंबरिंग करने को, सॉर्टिंग कहते हैं तरतीब लगाना। अब देखिए, फर्ज कीजिए मैंने प्रोसीजर सारे परफॉर्म किए, डॉक्यूमेंट सारी प्रिपेयर किए, जिस जगह पे 65 था, 65 के बाद 68 आ गया, 66 और 7 जो है वो आगे चल के 105 के साथ लग गए, जल्दी जल्दी में, आखिरी दिनों में जल्दी होती है थोड़ी। तो बताइए, ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन कर दी, क्लाइंट को दे दी, इसके बाद क्या मैं ये तरतीब चेंज कर सकता हूँ? किसी वर्किंग पेपर के ऊपर मुझे लगा नंबर लिखना भूल गया, मैं इनिशियल करना भूल गया, डेट लिखना भूल गया, क्या मैं ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद इस तरह की चेंजेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, इसकी इजाजत देते हैं, कहते हैं सॉर्टिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। क्या इस एग्जांपल में कोई परफॉर्म हुआ, नया कंक्लूजन ड्रॉ हुआ? नहीं हुआ। तो ये कौन सी नेचर की चेंज हुई? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की। अगली एग्जांपल, साइन ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट। आईकैप ने अपनी वेबसाइट में एक चेकलिस्ट रखी हुई है ये देखने के लिए कि क्या हम ऑडिटर ने सारे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए हैं जो कि सिग्निफिकेंट थे, कहीं कोई प्रोसीजर रह तो नहीं गया। वो कोई तकरीबन फॉर एग्जांपल 150 सफों की अगर 150 उसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं कि क्या आपने स्टेप नंबर 1 कर लिया, स्टेप नंबर 2 कर लिया, स्टेप नंबर 3 कर लिया, और उसके आगे बॉक्स बनाए हुए हैं। अब मैंने प्रोसीजर तो सारे परफॉर्म कर लिए, लेकिन मैं आईकैप की ये चेक लिस्ट जो है अपने सामने रख के टिक लगा रहा हूं कि मैंने ये प्रोसीजर भी परफॉर्म किया, ये भी परफॉर्म कर लिया, इस चेक लिस्ट को कंप्लीट कर रहा हूं अगर, तो बताइए क्या ये इंश्योर करने के लिए कि कोई बड़ा मसला कोई रह तो नहीं गया, तो बताइए क्या मैं कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं? नहीं कर रहा। इसकी भी इजाजत दी उन्होंने, साइन ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट। फिर उन्होंने कहा डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड। भाई इसका क्या मतलब है? डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, एविडेंस ऑब्टेन पहले कर लिया आपने रिपोर्ट से पहले, डॉक्यूमेंट बाद में किया। जैसे फर्ज कीजिए मैंने एक बैंक को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, उसका रिप्लाई नहीं आया, मुझे भी भूल गया। अब कल सुबह रिपोर्ट साइन करनी है, शाम को पार्टनर रिव्यू करने बैठा, उसने कहा वो कंफर्मेशन लेटर का रिप्लाई किधर है? मैंने कहा सर वो तो आया नहीं, भूल गया। उन्होंने कहा जाए अरेंज कीजिए। अब मैंने ब्रांच मैनेजर को फोन किया, मैंने कहा कंफर्मेशन लेटर का रिप्लाई क्यों नहीं भेजा? उसने कहा सर मैं भी भूल गया था। ठीक है, तो मैंने कहा भाई बताओ फिर बैलेंस एग्री करता है कि नहीं करता, पहले जुबानी कलामी तो बताओ। उसने कहा बैलेंस एग्री करता है। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे पास जो कंफर्मेशन है मुझे उसकी फैक्स भेज दो, क्योंकि अगर तुम कोरियर अभी करवाओगे ना, पहुंचते पहुंचते 2-3 दिन लग जाएंगे, तो हमें फैक्स अभी भेज दो, लेकिन साथ ही कोरियर भी करवा दो। अब फैक्स हमें आ गई, फैक्स जो है एक तरह से फोटोकॉपी समझिए उसको। एविडेंस कम रिलायबल है, लेकिन क्या मुझे एविडेंस मिल गया कि बैलेंस एग्री के? बिल्कुल। मैंने उसे अपने वर्किंग पेपर में लगा दिया, सुबह रिपोर्ट साइन हुई, 2 दिन बाद ओरिजिनल कंफर्मेशन लेटर भी मेरे पास आ गया। बताइए क्या मैं उस फैक्स से ओरिजिनल को रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं? मैंने कोई नया प्रोसीजर तो परफॉर्म नहीं किया, बल्कि ऑलरेडी जो एविडेंस ऑब्टेन किया था उसको रिप्लेस कर रहा हूं, उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूं। क्लियर हुई? ये चारों एग्जांपल देखना, तसल्ली कर ले कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस है ना, यानी किसी भी एग्जांपल में हम कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर रहे, कोई नया कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे। यहां तक क्लियर? स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि आपने अगर तो विद इन 60 डेज, ऑडिट रिपोर्ट के बाद विद इन 60 डेज ये सारी चीजें कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है। 60 डेज को हम कहते हैं फाइल असेंबली पीरियड, कि जिसमें हम अपनी फाइल्स को असेंबल कर सकते हैं, उनको सीधा बदला कर सकते हैं फाइल्स को, फाइल असेंबली पीरियड कहता है। अगर तो आपने फाइल असेंबली पीरियड के दौरान यानी विद इन 60 डेज आपने ये चेंजेस कर ली तो फिर कुछ भी नहीं करना। फर्ज कीजिए आफ्टर 60 डेज आपका कोई क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो रहा था, उसमें पता चला कि ये इस तरह की कोई चेंज अभी करनी है हमने, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की ही चेंज फाइल असेंबली पीरियड के बाद कर सकते हैं? इसका जवाब है कर सकते हैं।
फाइल असेंबली पीरियड के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन फर्क किस चीज का पड़ेगा? कह रहा है अब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? रीजन क्यों आपको असेंबली पीरियड के बाद डॉक्यूमेंट को चेंज, और फिर वो हमारी रूटीन के प्रोसीजर, किसने डॉक्यूमेंटेशन, किसने चेंज किया, कब किया, और किसने रिव्यू किया, कब किया। देखिए फाइल असेंबली पीरियड के दौरान भी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस कर सकते हैं, फाइल असेंबली पीरियड के बाद भी, लेकिन फर्क किस चीज का पड़ेगा? डॉक्यूमेंटेशन। अगर फाइल असेंबली पीरियड के बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंज करते हैं, 3 चीजें डॉक्यूमेंट करनी है। कौन सी? रीजन, किसने चेंज किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया। यहां तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। एक्सेप्शन सिचुएशन। देखिए अगर मैं पेपर देता हूं, मेरे लिए एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या होगी कि मैं फेल ना हो जाऊं। अगर मैं फेल हो जाता हूं, मेरे लिए ये एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी। एक ऑडिट फर्म जिसने ऑडिट रिपोर्ट इशू की है, इसके लिए गेस कीजिए एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या होगी। इसके लिए एक्सेप्शनल सिचुएशन ये होगी कि 3 महीने तक मुसलसल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, इसे कोई मिसस्टेटमेंट ना मिले, अनमोडिफाइड रिपोर्ट इशू कर दे, और उस रिपोर्ट इशू करने के बाद पता चले कोई मिसस्टेटमेंट थे, तो ये तो ऑडिट फेल हो गया। जिस तरह हमारा पेपर फेल होता है, क्या उस तरह ऑडिट भी फेल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑडिट फेल होने का मतलब क्या है कि हमने ऑडिटर ने अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे दी, लेकिन उसके बाद मिस स्टेटमेंट सामने आई। क्वेश्चन ये है कि अगर ये एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज होती है, इस सिचुएशन में हमने फिर करना क्या है? तो पहले तो एक्सेप्शनल सिचुएशन क्लियर रखें। एक्सेप्शनल सिचुएशन का मतलब क्या है? देखिए एक्सेप्शनल सिचुएशन 2 तरह की एग्जांपल है हमारे पास। एक, अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो, इसे कहते हैं एक्सेप्शनल सिचुएशन। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करने की जरूरत है। और दूसरा, अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद कोई सब्सीक्वेंट इवेंट अगर हो जाए, इसका भी यही मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज होने की जरूरत है। यह भी एक्सेप्शनल सिचुएशन ही की एग्जांपल है। तो एक्सेप्शनल सिचुएशन की 2 एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी? पहली, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट है। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद पता चले कोई सब्सीक्वेंट इवेंट अगर हुआ। क्योंकि दोनों सिचुएशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करने की जरूरत है, वो गलत है। यहां तक साथ है मेरे? अच्छा, यहां थोड़ा अटेंटिव होकर सुनिएगा, यहां क्रिटिकल कंसेप्ट डिस्कस होने। मुझे ये बताइए कि ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद अगर कोई डेटर बैड डेट होता है, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद डेटर बैड इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग? ऑडिट रिपोर्ट, क्या ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो डेटर बैड डेट हुआ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे एडजस्ट करना है कि नहीं? देखें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि सब्सीक्वेंट इवेंट्स को आपने देखना है बैलेंस शीट डेट ईयर एंड से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट हमने क्लाइंट को दे दी, इसके बाद कोई डेटर बैड डेट हुआ, इसकी एडजस्टमेंट आएगी कि नहीं? ये एडजस्ट है कि नहीं? ये डिपेंड करता है इस चीज पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी थी कि नहीं। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी थी, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, इसको हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इग्नोर कर देना। और अगर अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई थी, तो इसका मतलब है इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट होना चाहिए। फिर बताइए, अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के पता चले कोई डेटर बैड डेट हो गया है, कोई सब्सीक्वेंट इवेंट एडजस्टिंग इवेंट अगर हुआ है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसकी एडजस्टमेंट करनी है क्या नहीं? डिपेंड करता है ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई कि नहीं। क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैलेंस शीट डेट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक सब्सीक्वेंट इवेंट देखने। अगर तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी थी, जितने मर्जी इवेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पे। लेकिन अगर अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं हुई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एडजस्टिंग इवेंट है, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है। यहां तक बात समझ आई? क्वेश्चन में क्या पूछा
उसने कहा कि फाइनेंशियल, आपने ऑडिट रिपोर्ट क्लाइंट को दे दी, उसके बाद डेटर बैडेड हो गया, ये नहीं बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हुई कि नहीं। फॉर एग्जांपल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये नहीं हमें क्या करना चाहिए, असूली तौर पे दोनों कैसे डिस्कस करने चाहिए। या अगर फर्ज कीजिए आपके पास टाइम कम है, आप अहम वाला केस डिस्कस कर लें। कौन सा? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर इशू नहीं हुई। वैसे असूली तौर पे लिखना चाहिए इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड, नीचे लिखेंगे, ये हेडिंग आ गई हमारी, नीचे लिखेंगे देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट। और फिर दूसरी हेडिंग इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव नॉट बीन इशूड, फिर उसके बाद लिखेंगे दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रिवाइज्ड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, देखिए ये वही सिचुएशन है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, उसके बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले अगर कोई मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आ जाती है, कोई सब्सीक्वेंट इवेंट अगर होता है, फिर हमने क्या करना है। वो कह रहा है सुनिए, सबसे पहले अगर सब्सीक्वेंट इवेंट अगर होता है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर लिया, करना चाहिए ना, क्या हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए ये देखने के लिए कि एडजस्टमेंट ठीक की गई है कि नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करने चाहिए। इसीलिए देखें यहां पे पहली बात ही वो ये कर रहा है कि आपने जो नए प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं उनको डॉक्यूमेंट करें, जो नए कंक्लूजन पे पहुंचे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, और अगर फर्ज कीजिए रिपोर्ट रिवाइज करने की जरूरत है उसको भी डॉक्यूमेंट करें। अब देखिए ये वाला स्टेप आपको डिफरेंशिएट कर रहा है ये वाली रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट से। इधर कोई नो न्यू प्रोसीजर नहीं थे, कोई नए प्रोसीजर नहीं थे, इधर नए प्रोसीजर हैं। क्यों? ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंज थी, एक्सेप्शनल नेचर की चेंज है। इधर न्यू प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं होते, इधर न्यू प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, रिक्वायर्ड है करना। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई, अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नजर आ जाए। एक्सेप्शनल सिचुएशन का मतलब क्या है कि मिस स्टेटमेंट आ जाए या सब्सीक्वेंट इवेंट अगर हो जाए, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैटर कौन सा डॉक्यूमेंट करना है, न्यू प्रोसीजर परफॉर्म करना है, उन्हें डॉक्यूमेंट करना है। और अगर नए कंक्लूजन नई रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो उनको भी डॉक्यूमेंट करेंगे कि हमने न्यू रिपोर्ट इशू कर। फिर उसके बाद बाकी रिक्वायरमेंट रूटीन की है, रीजन लिखनी है क्यों डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया, किसने चेंज किया, कब किया, और किसने रिव्यू किया और कब किया। ये हमारी सिंपल रिक्वायरमेंट रूटीन वाली। तो क्लियर हो गया। फिर सुन लीजिए, अभी 1 मिनट और दे दीजिए, बस कंक्लूड कर रहा हूं लेक्चर को, 1 मिनट और दीजिए। ये आपके सामने 3 सिचुएशन है एक तरह से, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाली सिचुएशन है। पहली सिचुएशन जिसमें ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं। दूसरी सिचुएशन जिसमें आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का चेंज है, 3 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। और तीसरी एक्सेप्शनल सिचुएशन, इसमें 4 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है। फिर आखिरी क्वेश्चन जिससे पता चलेगा आपने ये कंसेप्ट सीख लिया कि नहीं, अटेंटिव होकर सुनिएगा। ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद 20 दिन बाद पता चला, ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के 20 दिन बाद पता चला कि कोई डेटर बैडेड हो गया है। बताइए पहली सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन है कि तीसरी सिचुएशन? ये तीसरी सिचुएशन है। हालांकि 20 डेज लग रहा है कि विद इन फाइल असेंबली पीरियड है, लेकिन ये चूंकि इवेंट एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शनल की तरफ जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। एक्सेप्शनल सिचुएशन में उसने ये नहीं कह रहा विद इन फाइल असेंबली पीरियड ये होगा और आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड ये होगा, नहीं नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस में कह रहा है। क्लियर हो गया? तो मुझे बताइए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूं, क्या हमें पता चल गया फाइल असेंबली पीरियड क्या है? क्या हम अगर एग्जामिनर पूछे एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की एग्जाम्पल दे सकते हैं 3-4? क्या अगर फाइल असेंबली पीरियड गुजर जाए उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना पड़े, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है, बता सकते हैं? एक्सेप्शनल सिचुएशन की एग्जांपल्स क्या है ये हमें पता है, और एक्सेप्शनल सिचुएशन में डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है
ये भी बता सकते हैं। चलिए बस ये हमारा इस लेक्चर का सबसे अहम कंसेप्ट समझिए। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म।